तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ आप बेसिक कंसेप्ट और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम लोग जानने वाले हैं कि चीज़ें जो होती है ना एल्डिहाइड कीटोन से किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से अभिक्रियाएँ होती हैं, चाहे वो एल्डिहाइड व कीटोन रोजर-मुंड अभिक्रिया हो या स्टीफंस अभिक्रिया हो, तो अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है, जो यहाँ पे मेथिल दे रखा है और नीचे की आगे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ा गया है और फिर से मेथिल यानी CH3 को जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है, क्रियात्मक समूह समावयवी लिखिए। तो इसमें समावयवता लिखते तो किस तरीके की होती है क्रियात्मक समूह समावयवता, तो पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं। और जिस क्वेश्चंस में भी आपको डाउट लगता है, आपको लगे कि लिखने की ज़रूरत है, तो आप कॉपी और पेन लेकर लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेनी है क्रियात्मक समावयवता। तो इसमें आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो लिखने की बात की जाए तो आपको इसमें भैया लिखना है जो आपके सामने है एल्डिहाइड, क्या लिखना है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिया, उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भाई साफ हो जा, यहाँ पे जो चीज़ें ये लिख रखी है इसकी क्रियात्मक समावयवता बतानी है। तो किसके, जो यहाँ पे दे रखा है क्रियात्मक समावयवता बतानी है। तो एल्डिहाइड में कीटोन परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तो इसका नाम जो होगा क्या होगा, यदि एक कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। तो देखने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको कभी भी जीवन में एक कार्बन मिल जाए तो इसका नाम होता है मेथ, ठीक है। 2 कार्बन मिल जाए तो इसका नाम होता है एथ, और आपको देखने को मिले 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, ठीक है। और 4 कार्बन मिल जाए तो क्या नाम होगा, मेथ एथ प्रोप, तो ब्यूट होगा, और ठीक है। और 4 कार्बन मिलने के बाद 5 कार्बन आ जाए तो पेंट इसका नाम हो जाता है। क्या नाम होता है दोस्तों, पेंट। और आपको एक चीज़ ध्यान रखने की है, यदि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, इधर की तरफ सिंगल बॉन्ड है, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है, यदि आपको दोस्तों सिंगल बॉन्ड मिलता है, ठीक है, क्या सिंगल बॉन्ड मिलता है, तो आपको क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड के लिए आपको सिंपल तरीके से लगाना है एन। क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, डबल बॉन्ड किस तरीके से, डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सामने यदि भविष्य में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का आपको प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन है, किस तरीके से देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक कार्बन, एक, तो कार्बन कितने आए, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, आपने अभी अभी सीखा है, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप। क्या बोला जाता है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रोप, तो सिंगल बॉन्ड आगे पीछे लगा है तो प्रोप पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे की तरफ डबल बॉन्ड करके लग रखा है तो प्रोपेनॉन, इसका सही जवाब हो जाता है। और यदि इस ऐसी कुछ कंडीशन होती है CHO लगा हो तो यहाँ पे प्रोपेनल हो जाता है, ये क्रियात्मक समूह बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें देखने का, ये तो हमने अभी भी देख लिया प्रोपेनॉल, तो आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोनिल यौगिक हैं, जो 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कार्बोनिल यौगिक आपको बताना है। तो कौन से दे रखे, अभी अभी आपने कार्बोनिल यौगिक हाल ही में देखे हैं, तो कौन से होते हैं भैया, तो कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं,
तो बताने का प्रयास करिए। कार्बोनिल यौगिक CH3 आगे दे रखा है और बीच में एक कार्बन लगा है, ठीक है, यहाँ पे, और कार्बन लगने के बाद CH3 यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ पूछा गया है। तो कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो इसका मतलब ये जवाब नहीं है। तो यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो किस तरीके से देखते हैं, जो संरचना दी गई है सही वाली, के अतिरिक्त अन्य सभी यौगिकों में कार्बोनिल समूह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अनुनाद में जो है ना भाग लेता है, ये कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। और आता कौन सा है, कार्बोनिल यौगिक किस श्रेणी में आता है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि श्रृंखला समावयवता के बारे में बताइए, तो श्रृंखला समावयवता भी शायद हम क्वेश्चन लगाने के लिए मैं भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से इसे भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेनी है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, उच्चतर एल्डिहाइड एवं कीटोन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। श्रृंखला समावयवता में क्रियात्मक समूह की स्थिति एवं क्रियात्मक समूह में परिवर्तन नहीं होता है, अपितु कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे यदि कुछ कंडीशन, यहाँ पे आपको अभी अभी क्या सीखा था, कुछ ऐसी कंडीशन है, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं, क्या लगा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C और फिर से CH3 नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है, ठीक है। तो अभी अभी आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रियात्मक, तो इसमें क्या है, अभी अभी आपने क्या सीखा है भाई, पीछे हो जा। तो इसमें क्रियात्मक श्रृंखला समावयवता में तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन आती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे मेथिल कितने नंबर पे है, यहाँ से 1 2 3 से शुरू करते हैं। तो 1 को मेथ, 2 को प्रो मेथ और 3 को प्रोप, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, 5 को पेंट, 5 को क्या बोला जाता है, पेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब प्रोप और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेनल। तो क्या होने वाला है, प्रोपेनल। और 2 नंबर पे मेथिल नीचे की तरफ लगा है, तो 2 मेथिल प्रोपेनल इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ठीक है 4 कार्बन दे रखे हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनल इसका नाम हो जाता है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो क्या कहता है, तो क्वेश्चन आप पढ़िए, मीर वाइन पोंडार्फ वर्ली अपचयन की विपरीत अभिक्रिया, तो इसकी विपरीत अभिक्रिया बतानी है आपको कौन सी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ओपेनर ऑक्सीकरण, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो किस तरीके से आता है, इसको भी पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। ओपेनायर ऑक्सीकरण मीर वाइन पोंडार्फ वर्ली अपचयन की विपरीत अभिक्रिया है तथा इसके द्वारा असंतृप्त द्वितीय अल्कोहल को कीटोन में द्विबंध को बिना प्रभावित किए ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा, जो ए ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही जवाब बैठता है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कार्बोनिल यौगिक के क्वथनांक संगत एल्कोहलों से उच्च तथा जनक एल्कोहलों की अपेक्षा निम्न होती है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए, ठीक है। क्यों, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कारण बताइए, तो आप क्या कारण बताएंगे, इसका आंसर जो है ना कैसे निकालेंगे। एल्डिहाइड व कीटोन अणुओं के मध्य द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव से द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह द्विध्रुवीय होते हैं, ये वान डेर वाल्स बलों से अधिक प्रबल होते हैं, परंतु हाइड्रोजन बंध से क्षीण होते हैं, अतः कार्बोनिल यौगिक के क्वथनांक संगत एल्कोहलों से उच्च तथा जनक एल्कोहलों की अपेक्षा थोड़े से निम्न होते हैं, जो कि यहाँ पे क्वथनांक का क्रम दे रखा है, ठीक है। एल्कोहल से इसकी क्या स्थिति होती है वो दर्शाई गई है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अगली अभिक्रिया जो होती है ना,
और अगला जो क्वेश्चन है ना सभी से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, पोकॉफ नियम। जो पोकॉफ एक साइंटिस्ट थे उनके नियम के बारे में बोला गया है कि पोकॉफ नियम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर किस तरीके से आता है, जब किसी असममित कीटोन के ऑक्सीकरण, अच्छा सममित और असममित क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सममित कीटोन। तो सबसे पहले यदि हमने क्या किया, यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, या कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन लगा दिया, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया और फिर CH3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ और यहाँ एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं इधर और इधर, इसको सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित, सममित कहते हैं। अब असममित क्या होता है, असममित का भी नीचे हम लोग एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करेंगे। तो असममित क्या होता है, यहाँ पे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद में हमने क्या ले लिया, जैसे कि C2H5। मतलब यदि हमने काम क्या किया, यहाँ पे और यहाँ आने वाली संख्याएं बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो कौन सी हैं भैया, समान नहीं है तो असमान है। तो असमान के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, असममित, असममित। तो असममित शब्द का यूज करेंगे। तो यही चीज़ पूछी गई है। तो पेकॉक के नियम को समझाइए। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें वही चीज़ कही गई है। देखते हैं, जब किसी असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो ये सूत्र दे रखा ना, समूह छोटे एल्किल समूह की तरफ जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, पेकॉक का नियम यही कहता है। तो किस तरीके से आती है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने अभी आपको असममित के बारे में बताया था। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे क्या है, CH2 दे रखा है। तो असममित अभिक्रिया हो गई ना। और इसका नाम क्या होता है, जब किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एरो या तीर के ऊपर आती है। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या सांद्र H2SO4 की या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल के आपके सामने आती हैं, यही पोकॉक नियम कहता है। तो चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। तो भैया ये यूरोट्रोपिन कौन सी चीज़ होती है, कौन सी बला है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, डालना है यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अपने डिटेल में भी टिप्पणी लिख दे सकते हैं। अर्थात यूरोट्रोपिन पर एक टिप्पणी लिखनी है, मतलब इसके बारे में आपको क्या पता है। तो क्या लिखोगे, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है। तो हेक्सा, ये दो शब्द यूज हुए हैं, टेक्निकल वर्ड हैं। तो कौन सी है, एक तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो ये कौन सी चीज़ होती है, यदि यहाँ पे जब किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक आ गया, एक को हम लोग मोनो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मोनो। दो को बोलेंगे डाई, और एमीन शब्द आया। तो एमीन क्या होता है, जैसे NH3 अमोनिया हो गया, इसको एमीन कहेंगे। अब एक हो गया तो एमीन, दो लगा दिया इसके आगे तो डाई एमीन, और यहाँ पे हमने 3 लगाया तो ट्राई। 3 के लिए क्या शब्द यूज हुआ, ट्राई। और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। कुछ इस तरीके के शब्द टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं। तो क्या होता है, यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, क्या होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करा दी, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो क्या प्राप्त हुआ आपके सामने, तो यहाँ पे आपको 6 लिखा है। तो 6 को हेक्सा बोलते हैं, अभी हमने सीखा है। तो 6 को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेक्सा। 6 को हेक्स बोलते हैं, तो हेक्स से हो जाएगा हेक्सा। तो हेक्सा और CH2 क्या, मेथिल है, तो मेथिलीन। और यहाँ पे टेट्रा 4 दे रखा, 4 को टेट्रा कहा जाता है, टेट्रा अमीन।
ठीक है। तो क्या नाम सही से हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो होता है ना, इसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है और बाद में वाटर बचता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जस्ट नीचे की तरफ दे रखा है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन क्या है, मतलब इसके बारे में आपको क्या पता है, इससे बनने वाले रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तो शायद जल्दी से याद हो जाए। तो यूरोट्रोपिन को एमिनोफार्म, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा हेक्साएमीन भी कहते हैं। यह एक नॉन एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक होता है। तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। तो आगे की चीज़ें क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने अब दी गई है। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया, ये लगभग हर वर्ष आती है और बच्चे कर नहीं पाती, यहीं बच्चे फंसते हैं। तो क्या कहते हैं, रोजेन-मुंड अभिक्रिया से कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है, याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ प्राप्त नहीं होती है, फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO का निर्माण रोजेन-मुंड अभिक्रिया से नहीं होता है। तो भैया इसका निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड कार्बन और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O और फिर से सिंगल बॉन्ड C, एक क्या कौन सा है, अस्थायी यौगिक है। तो सर स्थायी यौगिक कौन सा होता है, ये अस्थायी हो गया। तो स्थायी की बात करें तो वही भैया स्थायी होता है CH3 और नीचे की तरफ लगा दो O, ये स्थायी होता है। तो ये कौन सा हो गया, अस्थायी होता है और इसका निर्माण नहीं होता है, यही रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहती है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेंजल्डिहाइड के दो उपयोग लिखिए। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। सब दो उपयोग ही लिखने तो दो ही लिखते हैं। तो रंजकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है और सुरुचिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप देख रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। तो फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले फार्मेलिन बताना है। तो देखते हैं भाई क्या है इसका उपयोग। चलिए, फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। कितने विलयन को, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट करिए, 40% विलयन होगा ना तभी इसको फार्मेलिन कहेंगे। इसका उपयोग की बात करते तो यूज कहाँ पे होने वाला है, तो उपयोग जो होता है ना दोस्तों, तो फार्मेलिन का उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सा के उपकरणों को निर्जीवाणुकृत करने के लिए किया जाता है। तो कहाँ पे, हॉस्पिटलों में इसका यूज होता है फार्मेलिन का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, जस्ट नीचे की तरफ मेथेनल के दो यूज बताइए। तो मेथेनल के 2 यूज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है प्लास्टिक को, जैसे बाइकेलाइट रेजिन इत्यादि के निर्माण में होता है। और नंबर 2 पे दे रखा है यूरोट्रोपिन के निर्माण में, इसे गठिया तथा मूत्र जनित संक्रमण के उपचार में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया, अभी अभी हमने रोजेन-मुंड अभिक्रिया देखी थी ना। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या कहती थी, जस्ट यहीं पे देखी थी। तो यहाँ पे सीखा था रोजेन-मुंड अभिक्रिया से क्या होता है, कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। तो आपने बता दिया ये प्राप्त नहीं होता है, हमने कही कौन सा प्राप्त होता है, तो ये वाला प्राप्त होता है, ये अच्छा होता है। तो आगे के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया में BaSO4 का कार्य बताना है। तो BaSO4 का यूज क्या होता है, तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया में BaSO4 उत्प्रेरक विष की भांति कार्य करता है, जो बेंजल्डिहाइड को बेंजीन अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। कहता रुकिए भैया जरा सब्र करो, अपचयित हम आपको नहीं होने देंगे। तो चलिए भाई, अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।